हेलो स्टूडेंट। तो फिर आज आपके सामने है आपकी साइंस की फिजिक्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो। इसमें बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं आपके सामने। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपीसीएस, जिसके कमिंग मंथ में जो है फॉर्म और नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? यहाँ पर 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक हैं ये। तो यहाँ पर वो कौन व्यक्ति हैं जिसने बता दिया था कि जो वस्तुएं हैं पृथ्वी से ऊपर फेंके जाने पर वो नीचे की ओर ही आएंगी? तो वह हस्ती है ब्रह्मगुप्त। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? फोटो में आप सभी को दिखाई दे रहा है, एक सेब ऊपर से गिरा हुआ है और बहुत ही अच्छी कहानी है ये कि जो सेब गिरा था वो सेब न्यूटन के सर पे लगा था और न्यूटन ने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है। तो आंसर आप सब लोग जानते हैं कि आंसर इसका न्यूटन होगा। लेकिन कमाल की बात ये है, यहाँ पर चार्ल्स न्यूटन है, चार्ल्स बेबेज है, आइजैक न्यूटन है और जॉन एडम्स है। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन। आंसर आपका होगा आइजैक न्यूटन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और इसको आइजैक न्यूटन ने बताया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, प्रश्न तो लगभग वही है लेकिन उसको लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया है, यहाँ पर केवल न्यूटन दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? क्यों नहीं खड़े रह सकते? कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी अंतरिक्ष में जाएंगे तो आप सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा क्या है अंतरिक्ष में? क्या धरती नहीं है जो वहाँ पर सीधे खड़े नहीं रहा जा सकता? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो आपको अपनी तरफ खींचता है वहाँ पर, इसलिए सीधे खड़े नहीं रहा जा सकता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कहाँ गिरेगा? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे अगर एक सेब छोड़ा जाए तो वह कहाँ गिरेगा? आपकी झोली में आकर गिरेगा या किसी और की झोली में? तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ऑप्शन नहीं बोले पिछले प्रश्नों में। पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा या अधिक गति से गतिवान होगा? प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्या पूछा जा रहा है। पृथ्वी की ओर गिरेगा, ठीक है, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से चलता रहेगा या अधिक गति से गतिमान होगा? तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान हो जाएगा। मतलब जिस गति से अंतरिक्ष यान चल रहा है वह भी वैसे ही चलने लगेगा। अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न बहुत मजेदार है। इसमें आपको एक मीनार, झुकी हुई मीनार दिखाई दे रही है। यह है पीसा की मीनार। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिरती ये पता लगाना है, वही क्यों नहीं गिरती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो अपने भारत में भी एक दो इस तरीके की इमारतें हैं जो झुकी हुई हैं पर वो गिर नहीं रही हैं। तो यहाँ पर देखना है कि ये झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है। ये शीर्ष भाग में पतली हो गई है, ऊपर जाकर देख रहे हैं आप, ये ऊपर जाके देखेंगे कि ये ऊपर जाके यहाँ पर पतली हो गई है। यहाँ पर वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है या गुरुत्व केंद्र से जाने वाली उधर लाइन जो है वो तल के अंदर रहती है। आपको आंसर बताना है। ऊर्ध्वाधर है ये, यहाँ पर उधिर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ऊर्ध्वाधर है ये, ठीक है।
थोड़ा सा सही करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत पढ़ते हैं तो गलत लिखेंगे भी। तो ये ऊर्ध्वाधर है, उधीर नहीं है, ध्यान रखेंगे। यही इसका आंसर होगा। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की जो मीनार है वो झुकी होने के कारण भी गिरती नहीं है। बताते चले कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान सकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तभी तक स्थिर रह सकती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। तो ये बात याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है वहाँ पर उस वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित सकेंद्रित रहता है और वह रेखा जो है इसी तल से होकर जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना होगा। मतलब अभी आप देख रहे हैं, मान लिया कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो अगर अभी इसकी दूरी x है, मान लेते हैं अगर ये अभी x है, तो अगर ये कहा जा रहा है कि अगर ये 2x हो जाए, मतलब और दूर हो जाए, ठीक है, तो अगर ये और दूर हो जाएगी तो जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, उस पर क्या असर पड़ेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो जितना है उसका दुगना हो जाएगा, या जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, या जितना है उसका चौथा भाग रह जाएगा, या जितना है उसका आधा हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि अभी गुरुत्वाकर्षण बल जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उसका चौथा भाग। ये आंसर आपका होगा सी। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे? ये इसका एक नियम है, ठीक है। जो नियम है वो फॉर्मूले में रखा जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो सूर्य है पृथ्वी पर लगाया गया कितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो F1 = उसमें रखा जाएगा पूरा फॉर्मूला, तब जाके ये आंसर निकलेगा। लेकिन अभी आप इतना रख सकते हैं कि ये जितना है उसका चौथा भाग रह जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होता है? ठीक है, आपने अपनी छत से एक सेब गिरा दिया देखने के लिए कि कोई न्यूटन आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसका भार 0 होगा, अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तनशील होगा, या सभी गलत हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि जो वायु का प्रतिरोध है, वायु जो प्रतिरोध लगा रही है, अगर वो नगण्य है तो ऊपर से अगर कोई वस्तु गिराई जा रही है तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित वो रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो द्रव्यमान है और उस पर जो लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण है वो अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए ऊपर से गिराई हुई वस्तु का जो भार होगा वो अपरिवर्तित होगा। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी से गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? क्या है? लकड़ी, लोहा, मोम। समान आकार के टुकड़े को अगर समान ऊंचाई से हम गिराते हैं तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक लकड़ी है और एक लोहा है और एक मोम है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि तीनों के भार में अंतर है। तो कौन सा पहुंचेगा? तो आंसर क्या होगा? लकड़ी, मोम, लोहा। आप कहेंगे लोहा, क्योंकि लोहा भारी है और मोम हल्का है। या सभी 7 पहुंचेंगे? तो सभी यहाँ पर 7 पहुंचेंगे। आंसर होगा डी। क्यों? यहाँ पर भी हमने वायु का जो प्रतिरोध है उसे नगण्य माना है, ठीक है, यहाँ पर भी उसको नगण्य माना है, और क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा इसलिए 7 पहुंचेंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। हवा में लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? हवा में अगर लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। तो देखिए, पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। लोहा और लकड़ी समान भार की गेंद है और समान ऊंचाई से गिराई जा रही है, तो तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी।
क्यों? हवा की अनुपस्थिति में, ठीक है। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में, ठीक। हमने ऊपर वाले प्रश्न में क्या बताया और नीचे वाले प्रश्न में क्या है वो ध्यान देना है। हवा की उपस्थिति में लोहा और लकड़ी कि अगर समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है हवा में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार जो है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, रेखा पर अधिक होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। आप बताएं, ठीक है। तो किसी पिंड का भार अगर हम देखते हैं तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर पोल पर सर्वाधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? सबसे कम, और ध्रुव पर क्या होगा? सबसे अधिक। तो इसलिए पिंड का भार जो है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा और ध्रुव पर क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। ये अगर पृथ्वी मान लें, और ये क्या है? ये पोल है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या है? यहाँ पर सबसे कम है, जी यहाँ पर क्या है? कम, और यहाँ पर क्या है? अधिक। गुरुत्व त्वरण यहाँ पर क्या है? अधिक, यहाँ पर जी क्या है? गुरुत्व त्वरण यहाँ पर क्या है? कम है और यहाँ पर अधिक है। इसलिए कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु का भार अगर हम यहाँ पोल पर देखते हैं तो वो सर्वाधिक होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का भार कहाँ सबसे अधिक होगा? ध्रुव पर होगा, ठीक है। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, मतलब अधिक नहीं पूछा गया है, पूछा से पूछा गया है कि मानव शरीर का भार होता है क्या? ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो आपको आंसर देना है और आंसर अभी पिछला एक्सप्लेनेशन यही है, इसके अनुसार आंसर आ जाएगा। ध्रुव पर अधिकतम होगा। भारहीनता होती है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। भारहीनता, भारहीनता का मतलब जब भार महसूस ही ना हो तो वो स्थिति कौन सी होती है? तो वो होगी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। मतलब जैसे चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण क्या है? वहाँ पर उतना नहीं है जितना पृथ्वी पर है, ठीक है। अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए व्यक्ति को भार महसूस नहीं होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? सोच के देखिए, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, प्रकृति द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, प्रकृति भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे और चौथा है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आंसर होगा आपका बी, ठीक है। सॉरी, एक आंसर होगा आपका यहाँ पर लुप्त हो जाए तो ए होगा, बी नहीं होगा। सॉरी, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, इसलिए भार महसूस नहीं होगा। लेकिन वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ना, ठीक है। जैसे किसी कोई 30 किलो का है, ठीक है, कोई 40 किलो का है, कोई 50 किलो का है। तो अगर पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर ये कहा जाए कि जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है विलुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है। थोड़ा सा प्रश्न अच्छा है, यूपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है, ये काफी पहले आया हुआ प्रश्न है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ठीक है।
क्लियर हुआ? पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, जैसे तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है, इसलिए नहीं गिरता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो होता है। ठीक है, प्रश्न का आंसर देंगे। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। प्रश्न को ध्यान से देखना है और फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। आपको किस तरीके के प्रश्न चाहिए हैं, आपको किस तरीके के जो है अपनी तैयारी में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, वो भी हमें बताते रहना है, ताकि हम आपके लिए उसी तरह की वीडियो लेके आते रहें। इसी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाली हूँ बहुत ही बेहतर वीडियोस जो कि ऑर्गन से संबंधित हैं, बहुत मज़ेदार होंगी, जिनसे आपको सामान्य जानकारी तो मिलेगी, आपके जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो भी बहुत मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रश्न का आंसर देना है कि जो भूग्रह है वो अपने कक्ष में निरंतर गति कर रहा है और अपकेंद्र बल के प्रभाव से हो रहा है। ये जो ये हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा कि जो है ये पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण है, वहाँ से ये कक्ष निरंतर गति कर रहा है, अपकेंद्र बल के प्रभाव से वहाँ से मिल रहा है इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? भाई इसका आंसर तो अब आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें समझा दी। ठीक, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण करता है? तो किसके कारण करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी पर चक्कर लगाता है, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं? केंद्राभिमुखी, केंद्र की तरफ जो जिसका मुख है, केंद्राभिमुखी। ठीक है, अभिकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, टिक लगा देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युतीय, चुंबकत्व और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। मतलब 4 बल हैं। एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्व बल है, विद्युत चुंबकत्व है और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान न देते हुए ये जो 4 बल हैं, इनके बारे में क्या सही नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी कि भाई इसमें ये बोल रहा है कि चारों में से एक सही नहीं है, तो यही कि गुरुत्व चारों में से प्रबल है। ठीक है, यही सही नहीं है। बाकी अगर इनकी बात की जाए कि दुर्बल नाभिकीय बल जो है विघटन नाभिकीयता का कारण है, प्रबल जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है और विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर लगता है। चारों के तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन गुरुत्व सबसे प्रबल है, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, गुरुत्व बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल जो है वो नाभिकीय बल है। ठीक, नाभिकीय बल है, ये बात याद रखेंगे। गुरुत्व सबसे क्षीण बल है, क्योंकि जैसे जैसे धरती से ऊपर होते चले जाते हैं, ध्यान दीजिए, धरती से ऊपर होते जा रहे हैं, तो बल क्या होता जा रहा है? क्षीण होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? लिफ्ट में आप लोग बैठे ही होंगे, तो सबसे ज्यादा भार तब मालूम होता है जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। ठीक है, त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, इसमें और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। जब हम किसी लिफ्ट से, क्या है, ये लिफ्ट है, इसमें हम हैं और ये लिफ्ट क्या हो रही है? ऊपर जा रही है, तो क्या हो रहा है? तो व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होता है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है
और लास्ट प्रश्न में फिर आपसे कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही अच्छी है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, भाई क्यों लगा रहा है, क्या कारण है कि चक्कर लगाने का? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो वह चक्कर क्यों लगा रहा है? यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर आपको देना है कि कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चक्कर क्यों लगा रहा है। अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल, या इसकी कमी, या अन्य कोई। तो ये प्रश्न का आंसर हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं भाई? क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ, ये प्रश्न करवा चुकी हूँ। एक तरह से ये आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर दीजिए। आप सब लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं हमारे पास। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लिख के भेजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे पे जो है आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।